Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Jaya Kantpal. Today we are discuss about Balanoglossus external features. Balanoglossus is belong to the phylum Chordata and subphylum Hemichordata. So let's start the topic. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ Balanoglossus की. Balanoglossus जो है वो Chordata फाइलम में रखा गया है और इसका एक सब फाइलम बनाया गया है हेमिकॉर्डेटा. पहले कॉर्डेटा में ही Balanoglossus को रखा गया था क्योंकि ये माना जाता था कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो आपकी नोटोकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं उसके किसी लाइफ साइकिल में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है तो उस एनिमल को हम कॉर्डेटा में रखते हैं. लेकिन बाद में पता चला कि ये एक बक्कल डायबेटिकुलम है और ये इसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, तो इसे नोटोकॉर्ड, ये एक नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए इसको एक अलग सबफाइलम बनाया गया इसका हेमिकॉर्डेटा. तो बेसिकली ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच की लिंक मानी जाएगी, जिसमें मोस्टली फीचर आपके इनवर्टिब्रेट के हैं. तो सबसे पहला है कॉर्डेटा. कॉर्डेटा में ये ड्यूटेरोस्टोम्स है. जो एनस है वो पहले डेवलप होगा, कैरेक्टराइज बाय नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिलस्लिट्स. तो कॉर्डेटा के ये फीचर होते हैं. हेमिकॉर्डेटा में क्या है, ये स्मॉल है, सॉफ्ट बॉडीज है, मरीन एनिमल है, सेक्स इज यूजुअली सेपरेट. इसकी क्लास है एंट्रोपनेस्टा. सॉलिटरी फॉर्म्स हैं, स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल है इनमें, माउथ एंड एनस एट अपोजिट एंड्स, न्यूमरस फेरेंजियल गिलस्लिट्स प्रेजेंट है और हेपेटिक सिका. तो अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे. जीनस इसका Balanoglossus. कॉमन नेम है इसका एक्रोन वर्म. तो Balanoglossus को एक्रोन वर्म, टंग वर्म, ये भी सब कहा जाता है. अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे. सबसे पहले जो Balanoglossus है वो मराइन हेमिकॉर्डेट है, इसे एक्रोन वर्म कहते हैं. तो ये आप Balanoglossus की पिक्चर देखिए. तो इसमें जो आगे का पोर्शन है इसका, ये इस तरीके से ये एक एक्रोन शेप का होता है. एक्रोन शेप क्या है कि जो आपका ओक है, ओक ट्री के आगे जो उसका फ्रूट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम एक्रोन वर्म रखा गया, उस फ्रूट के नाम पर. दूसरा इसे टंग वर्म भी कहते हैं क्योंकि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल आपके टंग की तरह होता है, तो इसे टंग वर्म भी कहा जाता है. सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है. जैसे ही हमने बताया कि कॉर्डेटा में जो सिमेट्री है वो बायलेटरल हो जाती है. वर्म लाइक एनिमल है और बरोज में रहता है, और बरो में भी मरीन सैंडी सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो आपका समुद्र है, समुद्र के किनारे जो ऐसा एरिया जहां पर थोड़े पत्थर हो, सैंडी एरिया हो, उसके नीचे ये बरो बना के रहता है. मतलब ये क्यूबिकुलेटेड एनिमल है, मतलब क्यूब के अंदर रहता है, बिल बना के रहता है. तो ये कुछ इस तरीके से समुद्र के अंदर ऐसे जो किनारे हैं, उसके शोर हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पानी नहीं है, वहां पर इस तरीके से बरो बना के रहता है. वर्म जो है स्लगिश है, बहुत ही स्लो है, मूव यूजिंग सीलिया कवरिंग इट्स बॉडी सरफेस. तो इसकी पूरी बॉडी सरफेस में सीलिया होते हैं जिससे ये मूव करता है, और इसकी बॉडी जो है बहुत ही, इसका जो आगे का पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से ही ये मूवमेंट करता है. शेप एंड साइज में बॉडी इसकी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल है, वर्म लाइक है, और अबाउट 10 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है. जो Balanoglossus gigas है वो 2 मीटर तक लंबा होता है. कलर लाइट ब्राउन है, येलोइश, रेडिश या रेडिश ब्राउन होगा. स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट स्मेल है, ओडोफॉर्म लाइक स्मेल करता है. तो जहां पर ये प्रेजेंट होता है वहां पर आपको पता चल जाता है इसकी स्मेल की वजह से. तो कुछ इस तरीके का एनिमल है, ये दिखाया है पिक्चर में. तो ऐसा एनिमल होता है. अभी हम इसके पूरे पार्ट पढ़ेंगे. ये प्रोबोसिस है, कॉलर, ट्रंक, हेपेटिक रीजन. तो ये अभी हम सारा डिटेल में देखेंगे. अब हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं. Balanoglossus जो है मराइन एनिमल है, ट्यूबिकुलस है, जैसे मैंने बताया ट्यूब के अंदर रहता है. बरोइंग एनिमल है, ट्यूबिकुलेटेड और बरोइंग एनिमल है. जनरली ये सैंडी और मडी बॉटम में रहता है. इंटरटाइडियल या शैलो मरीन रीजन है, वहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं. ये हमेशा यू शेप्ड बरोज बना के रहते हैं, विच यूजुअली ओपनिंग एट बोथ एंड्स. तो ये कुछ इस तरीके से इनका बरो होता है, जो दोनों तरफ से इसकी ओपनिंग होती है. यहाँ से भी ओपनिंग है और यहाँ से भी ओपनिंग है. तो अभी इसके बारे में भी देखेंगे. द एनिमल मूव्स थ्रू द सैंड विद द हेल्प ऑफ इट्स मस्कुलर प्रोबोसिस एंड कॉलर. तो इसका प्रोबोसिस और कॉलर जो होता है वो बहुत ज्यादा मस्कुलर है, उसकी वजह से मूवमेंट करता है. और दूसरा, इसकी बॉडी में पूरा सीलिया प्रेजेंट रहता है. अब हम इसके बरो के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. जो Balanoglossus जो होता है वो बरो बनाकर रहता है, और ये यू शेप्ड का बरो है.
जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, और ये है एनिमल। तो एनिमल इस तरीके से इस बरो के अंदर रहता है। दूसरा जो ये कंसिस्ट होता है इसमें जिसकी जो डेप्थ होती है, ये इसके वर्टिकल लिम्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब है। तो जो वर्टिकल लिम्स हैं ये 50 to 75 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होते हैं, और आपस में ये जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है इसका, ये 10 to 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये 10 to 30 सेंटीमीटर होता है और ये होता है 50 to 75 सेंटीमीटर। दोनों तरफ से इसकी ओपनिंग होती है। जो एंटीरियर ओपनिंग है वहां पर ये फनल शेप्ड होता है, जबकि पोस्टीरियर ओपनिंग आपकी सिंपल होती है। कभी कभी एक ब्रांच, साइड ब्रांच की ओपनिंग भी हमें दिखाई देती है। पोस्टीरियर ओपनिंग में ये फीकल मैटर को इकट्ठा करता है, उसे कॉइल करके इसके ऊपर इकट्ठा करके रखता है और इस तरीके से इसे बंद रखता है। तो ये अंदर एनिमल है, ये बहुत ही स्लगिश होता है, आराम से पड़ा रहता है। मेल और फीमेल दोनों के जो बरोज हैं वो अलग अलग होते हैं। जब हाई टाइड नीचे जाता है तो ये क्या करता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलकर अपने एग और स्पर्म रिलीज करते हैं। द एंटीरियर ओपनिंग इज फनल शेप्ड एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज जनरली राउंडेड। द पोस्टीरियर ओपनिंग इज ऑफन पार्शियली कंसील्ड बाय फीकल मैटर। तो ये फीकल मैटर से सिर्फ पार्शियली कंसील करके रखता है। वाटर कैन सर्कुलेट थ्रू द बरो प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड कैरिंग फूड पार्टिकल्स टू द एनिमल। तो एनिमल क्या करता है, एनिमल लाइंस करता है इस बरो को। ये इसके अंदर से एक स्टिकी म्यूकस सब्सटेंस निकलता है, जो ये क्या करता है, ये पूरे एरिया को, जो सैंड है उसको ये म्यूकस के थ्रू एक सीमेंटेड लेयर टाइप की बना देता है, जिससे ये जो बरो है ये इसी के ऊपर ना गिर पाए। तो इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो डिवीजन ऑफ द बॉडी है, बॉडी जो है बेलेनोग्लोसस की वो 3 मेन रीजन में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस ये पोर्शन है, एक्सियल कैविटी है, ठीक है। कॉलर इसके तुरंत नीचे, कॉलर के नीचे, प्रोबोसिस के नीचे कॉलर प्रेजेंट रहता है। फिर उसके नीचे आता है ट्रंक। ट्रंक जो है नियरली सिलेंड्रिकल होता है बट समवट डिप्रेस्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोबोसिस रीजन की। प्रोबोसिस रीजन, ये आपका प्रोबोसिस रीजन है, इस तरीके से दिखाया गया है। इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज शॉर्ट, कोनिकल और क्लब शेप्ड एंड सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब आप क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो सर्कुलर दिखाई देता है, ठीक है। कोनिकल है, क्लब शेप्ड है, थिक होता है, मस्कुलर बॉडी वॉल है, बहुत ही थिक होता है। जो बॉडी वॉल है वो मस्कुलर होता है, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन कर सकता है और बरो बना सकता है। दूसरा, प्रोबोसिस जो है वो अंदर से हॉलो होता है, अंदर इसमें कैविटी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, जिसे प्रोटोसील कहते हैं या फिर प्रोबोसिस सीलोम। तो जो एनिमल है उसमें प्रोबोसिस में अलग सीलोम प्रेजेंट होती है, कॉलर में अलग सीलोम प्रेजेंट होती है। तो प्रोबोसिस सीलोम को आप प्रोटोसील कहते हैं। प्रोबोसिस सीलोम जो होती है वो कम्युनिकेट करती है आउटसाइड थ्रू अ स्मॉल मिड डॉर्सल प्रोबोसिस पोर नियर इट्स बेस। हर रीजन में जो सीलोम प्रेजेंट होगी वो आउटर साइड खुलती है। जैसे यहाँ पर वो प्रोबोसिस पोर होते हैं यहीं पर नियर बेस के पास, जैसे ये आपका प्रोबोसिस है और यहाँ से कॉलर स्टार्ट है, तो यहाँ पर प्रोबोसिस पोर प्रेजेंट होंगे, जिससे वो आउटसाइड सीलोम उसकी आउटसाइड खुलेगी। प्रोबोसिस कंटेन द स्टोमोकॉर्ड, इसमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है और ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। देखिए ग्लोमेरुलस यहाँ बना रखा है, ये हार्ट बनाया है, किडनी, ग्लोमेरुलस। प्रोबोसिस स्टॉक अभी बताते हैं इसके बारे में। पोस्टीरियरली जो प्रोबोसिस होता है वो एक नैरो टू फॉर्म अ सिलेंडर नेक और प्रोबोसिस स्टॉक। तो जो आपका प्रोबोसिस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और पीछे एक स्टॉक बनाता है ऐसा, ये दिखाया गया है प्रोबोसिस स्टॉक। तो ये प्रोबोसिस स्टॉक बनाता है। ये प्रोबोसिस स्टॉक कॉलर के साथ कनेक्ट रहता है, तो इसे एक तरीके से एक नेक का पोर्शन बनाता है जो जाके कॉलर के साथ जुड़ता है। एट द बेस ऑफ द प्रोबोसिस बिलो द स्टॉक देयर आर यू शेप्ड सीलिएटेड एपिडर्मल डिप्रेशन। तो यहाँ पर ठीक स्टॉक के नीचे यू शेप्ड सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यू शेप में बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, जिसे प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये टेस्टिंग करता है फूड की और वाटर की। जो फूड और वाटर अंदर जा रहा है बेलेनोग्लोसस के अंदर, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करता है। तो ये आपका प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस के नीचे एक रीजन है, स्टॉक बनाता है जिसे नेक कहते हैं या हम प्रोबोसिस स्टॉक कहते हैं जिसे।
और उसके नीचे एक सीलियरी रीजन है जिसे आप प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोबोसिस का स्ट्रक्चर हो। तो प्रोबोसिस के ठीक नीचे का रीजन जो है उसे कॉलर कहते हैं। कॉलर और मीजोसोम इज द मिडल शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मिडल पार्ट है, शॉर्ट है, सिलेंड्रिकल है। एंटीरियर मार्जिन फॉर्म अ फ्लैप लाइक और फनल शेप्ड कॉल्ड कॉलरेट। तो कॉलरेट क्या है, इसमें जो प्रोबोसिस होता है, जो कॉलर होता है, ये आप प्रोबोसिस माने, और कॉलर जो होता है इसको ऐसे कवर करता है। तो जो प्रोबोसिस स्टॉक है या फिर आपका जो सीलियरी ऑर्गन है वो इसके अंदर छुप जाते हैं। तो जो कॉलर है वो सीधे यहाँ से शुरू नहीं होता है, बल्कि वो थोड़ा सा प्रोबोसिस के हिस्से को ऊपर से पकड़ लेता है। तो वो रीजन जो प्रोबोसिस को ढके रहता है कॉलर का, उसे हम कॉलरेट कहते हैं। तो ऐसा रीजन जो प्रोबोसिस को ढकता है, कॉलर का वो रीजन जो प्रोबोसिस को कवर करता है, उसे कॉलरेट कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको क्लियरली ये कॉलरेट का रीजन दिखाई देगा। ठीक है, ये प्रोबोसिस को कवर कर रहा है, ये प्रोबोसिस है और ये हिस्सा प्रोबोसिस को कवर कर रहा है, इतना हिस्सा। तो वो पोर्शन जो प्रोबोसिस को कवर करता है उसे कॉलरेट कहते हैं। विच सराउंड द कंसील द प्रोबोसिस स्टॉक। तो प्रोबोसिस स्टॉक इसलिए आपको बाहर से नजर नहीं आता है क्योंकि प्रोबोसिस स्टॉक और सीलियरी ऑर्गन को वो कॉलर का वो रीजन कवर कर लेता है जो कॉलरेट कहते हैं जिसे। अ वाइड परमानेंट ओपन माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द कॉलर। ठीक है, माउथ प्रेजेंट होगा बिलो द प्रोबोसिस स्टॉक। प्रोबोसिस स्टॉक के नीचे माउथ प्रेजेंट है, तभी प्रोबोसिस के नीचे जो सीलियरी ऑर्गन्स हैं वो जो भी फूड पार्टिकल्स है उसकी क्वालिटी को चेक करके ही माउथ के पास भेजती है। इट ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, और ये इसके बाद आगे बक्कल कैविटी में खुलता है। पोस्टीरियर एंड जो है कॉलर का वो सेपरेट फ्रॉम द ट्रंक बाय अ सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, और वो क्या हो जाता है, ट्रंक से एक सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके थ्रू वो अलग से नजर आता है। कॉलर जो है वो थिक मस्कुलर वॉल होती है उसमें, इंक्लोजिंग द कॉलर सीलोम। और कॉलर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है, अपनी सेपरेट सीलोम जिसे मीजोसील कहते हैं। द कॉलर सीलोम कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर थ्रू अ पेयर ऑफ कॉलर पोर्स। और जो सीलोम है वो एक्सटीरियरली ये भी कम्युनिकेट करती है, जैसे प्रोबोसिस सीलोम खुलती है वैसे ही कॉलर सीलोम भी आउटसाइड खुलती है, और ये खुलती है फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउचेस। तो जो ये गिल दिखाए गए हैं यहाँ पर गिल पाउचेस, इनमें ये ओपन होती है। थर्ड रीजन है ट्रंक। ट्रंक जो है इसे मेटोसोम भी कहते हैं, और पोस्टीरियर और लार्ज पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है बेलेनोग्लॉसस की बॉडी का। कुछ समवट फ्लैटेंड होता है, एनुलेटेड ड्यू टू द सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके चारों तरफ एनुलेशन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मसल्स जो होती हैं इस तरीके से अरेंज रहती हैं। ये जो पोर्शन है ये आपको ओपन करके दिखाया हुआ है, इस तरीके से है नहीं, ये थोड़ा सा बॉडी को इसको ओपन करा हुआ है। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आपका ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, हेपेटिक रीजन और पोस्ट हेपेटिक रीजन। तो पहले हम बात करेंगे ब्रैंकियल रीजन की। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ब्रैंकियल रीजन है। तो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन जो होता है वो एंटीरियर पार्ट है ट्रंक का, और इसमें गोनैड्स प्रेजेंट रहते हैं। जेनाइटल विंग होता है, ये जेनाइटल विंग है जिसमें गोनैड्स प्रेजेंट रहते हैं, और गोनोपोल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो गोनोपोल जो होते हैं वो बहुत स्मॉल हैं, जो आपको दिखते नहीं है। इसे डॉर्सली कर्व्ड जेनाइटल विंग्स भी कहते हैं। तो जेनाइटल विंग्स हैं जिसमें बहुत सारे गोनैड्स के पेयर में प्रेजेंट है गोनैड्स। 2 लॉन्गिट्यूडनल रोज होती हैं गिल पोर्स की ऑन द डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड पे गिल पोर्स दिख रहे हैं, तो डॉर्सल साइड पर गिल प्रेजेंट है इस टाइप से। इस तरीके से बीच में एक मिड डॉर्सल रिज प्रेजेंट होती है, मिड डॉर्सल रिज है, इसके दोनों तरफ आपके गिल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। द नंबर ऑफ गिल पोर्स इंक्रीज विद एज। तो शुरू में तो ये गिल पोर्स सिर्फ 1 पेयर होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है उस समय फिर इसके गिल पोर्स के जो नंबर है उनमें इंक्रीज आता है। जेनाइटल विंग्स जो होती हैं वो बेंड डॉर्सली एंड मीट इन द मिडलाइन पार्शली कवरिंग द गिल पोर्स। तो ये हमने इस तरीके से इसको खोल के दिखाया है, ये इस तरीके से बंद होता है और बैंड होके ये जो जेनाइटल विंग्स है बैंड होते हैं और गिल पोर्स को कवर कर लेते हैं। कुछ स्पीसीज में पोस्टीरियर एक्सटेंशन हो जाता है कॉलर का, उसे हम ओपर्कुलम कहते हैं। कवर्स द एंटीरियर मोस्ट गिल पोर्स। गिल पोर एंटीरियर मोस्ट जो सबसे पहले गिल पोर्स होते हैं उनको कवर कर लेता है, उसको हम अपर्कुलम कहते हैं। नेक्स्ट रीजन है आपका हेपेटिक रीजन।
हेपेटिक रीजन जो है मिडिल रीजन है ट्रंक का, शॉर्टर होता है ब्रैंकियोजेनिटल रीजन से और ग्रीन कलर का है। इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है उसमें बहुत सारे हेपेटिक सीका या इंटेस्टाइनल सर्कुलेशन जो भी कहें आप, ये हेपेटिक रीजन है। हेपेटिक सीका इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से हेपेटिक सीका प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में, तो हेपेटिक सीका प्रेजेंट। फिर है पोस्ट हेपेटिक रीजन। पोस्ट हेपेटिक रीजन जो होता है लॉन्गेस्ट रीजन है ट्रंक का, यहाँ से पूरा लास्ट तक ये सब प्रेजेंट है, पोस्ट हेपेटिक रीजन है। It also called abdominal or caudal region. It is almost uniform in diameter but slightly taper posteriorly और posteriorly taper हो जाता है। Posterior end where the terminal anus और posterior में एक anus present रहता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, प्रोबोसिस देखा, प्रोबोसिस के बाद कॉलर आता है, कॉलर के बाद आपका ये पूरा ट्रंक का रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक ट्रंक का रीजन है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला रीजन है आपका ब्रैंकियल रीजन, दूसरा है हेपेटिक रीजन और तीसरा है पोस्ट हेपेटिक रीजन। तो इस तरीके से ये बेलेनोग्लॉसस का एक्सटर्नल फीचर। फीडिंग क्या है, ये जनरली डिपॉजिट फीडर है, मतलब जो सैंड या मड में जो भी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे, डायटम्स, प्रोटोजोन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको खाएगा। सीलिया और म्यूकस जो भी फूड है उसको माउथ की तरफ को कलेक्ट करके माउथ की तरफ को भेजेगा। रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मैंने बताया आपको कि अपने बरो से बाहर निकलकर बाहर वाटर में अपने एग या स्पर्म रिलीज करता है, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो गोनैड्स आर प्रेजेंट इन द ब्रैंकियोजेनिटल रीजन। तो ब्रैंकियोजेनिटल रीजन में गोनैड हमने देख लिए हैं, प्रेजेंट है वहाँ। लाइफ साइकिल है, अब जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो फ्री स्विमिंग टॉर्नेलिया लार्वा में डेवलप होते हैं। जैसे ये टॉर्नेलिया लार्वा जो है आपके काइनोडर्मिस से रिजेंबल करता है, काइनोडर्मिटा से। आफ्टर प्लैंक्टोनिक स्टेज द टॉर्नेलिया सेटल डाउन एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इनटू अ यंग बेलेनोग्लॉसस। तो जो टॉर्नेलिया लार्वा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप मेरे चैनल में जाकर इसका वीडियो भी देख सकते हैं। और हमने इसका एफिनिटीज भी बना रखी है कि इसका बेलेनोग्लॉसस का हेमिकॉर्डेटा का रिजेंबलेंस काइनोडर्मिटा के साथ, कॉर्डेटा के साथ, तो वो भी आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। रीजनरेशन जो है बेलेनोग्लॉसस में लिमिटेड रीजनरेशन एबिलिटी है। Some damage or lost body parts can regenerate, but its regenerative capacity is much less than that of some other lower invertebrate. तो बाकियों से इसकी जो रीजनरेटिंग पावर है वो कम है। हम जैसे इन्वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं तो इन्वर्टिब्रेट में रीजनरेशन पावर होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही और लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।